हरियाणा में सरसों की परचेज की मंडियाँ शुरू हुई और कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए सरकार ने फैसला किया कि इस बार हरियाणा में परचेज सेंटर की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि एक जगह पर लेबर भी कम अवेलेबल थी। मंडियों को हम गांव-गांव तक लेके गए और 150 से ज़्यादा मंडियां हमने सरसों की चलाई। गेहूँ की 450 के आसपास मंडी चलती थी, उसको 2000 तक ले जाने का कल इरादा है हमारा। और इस वक्त जो है बड़ा स्मूथली काम चल रहा है। मैं आढ़ती भाइयों का, किसान भाइयों का और मजदूर भाइयों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग जो है, जब सारे देश के सारे काम धंधे ठप हैं तो आप लोगों की मेहनत से जो भारत के अन्न के भंडार भरोगे आप और भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारोगे। और आने वाले समय में 50 साल 60 साल के बाद इतिहास बताएगा कि इस साल में 2020 में कोरोना की बीमारी आई थी, उस वक़्त जो है किस किस वर्ग ने देश के प्रगति में योगदान दिया था, किसने अपने छोटे मोटे मतभेद भुला के राष्ट्रवाद की बात की थी। और आज हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक आवाज़ पे सारा देश जो है खड़ा हो जाता है और सारे शक्तिशाली राष्ट्र थे वो एक तरह से कोरोना ने धराशायी कर दिए। भारतवर्ष में फिर भी ये काफ़ी हद तक कंट्रोल में है और इसी तरह से लोगों ने लॉकडाउन का, सोशल डिस्टेंसिंग का और अपनी जो कोरोना से बचने के तरीके बताए गए हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल का, साबुन से हाथ धोने का, अगर ये तरीके हम अपनाएंगे तो हमारे इलाके में कोरोना कुछ नहीं कर पाएगा, भारत से भी कोरोना भाग जाएगा। और ये खुशी की बात है कि हमारे नारनौल में, महेंद्रगढ़ में, इस इलाके के अंदर अभी तक एक भी केस नहीं है। लोग पूरे जागरूक हैं, गांव के अंदर पहरे लगा रखे हैं, इधर उधर फालतू में आवागमन नहीं करते और ना लेबर के होते हुए भी अच्छी सारी फसल की कटाई कर दी। मंडी का सारा काम देखो, प्रॉपर लिफ्टिंग हो रही है, सारी स्थिति कर दी, सारी परचेज चल रही है और शांतिपूर्वक ढंग से सारा काम चल रहा है। आज मेरा तीसरा दिन है मंडियों में चलते चलते, लगभग 40 मंडियों में मैं गया हूँ। कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं कर रहे। जैसे एक भाव में सेना में काम करते हैं लोग, इस तरह से काम चल रहा है। चाहे वो सरकारी अधिकारी हों, सरकारी कर्मचारी हों, व्यापारी भाई हों, मजदूर भाई हों, किसान भाई हों, जो भारतीयता की भावना जो देखी है अब तो लोगों में, चाहे उसमें पत्रकार भाई हों, मीडिया के भाई हों, सभी लोग देखते हैं कि किसी भी तरह से इस लड़ाई में भारत की जीत कराने में सहयोग करें। मंत्री जी, एक सवाल इस तरह है, कोरोना के अंदर निम्न वर्ग को समाज सेवी संस्थाएं या सरकार की और आमदनी तो हर वर्ग की कम होगी, चाहे वो सबसे बड़ा वर्ग हो, चाहे बीच का वर्ग हो, सिवाय सरकारी कर्मचारी को, बाकी सबका नुकसान झेला है। और जब भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी तरह तरह की स्कीम दी है, 170 लाख का एक बार पैकेज दिया, अभी और संभावना है कि और कुछ पैसा देंगे। किसानों के खाते में उसके सामर्थ्य 2-2 हज़ार रुपये डलवाए, फसल बीमा के पैसे जल्दी डलवाए, ताकि लोगों के जेब में कुछ पैसा आए, कुछ पूंजी आए, काम धंधे चलते रहें, बिल्कुल ठप ना हो। और जो हमारे साधन हैं उससे उसको गांव के ग्रामीण क्षेत्र में, मध्यम वर्ग में, छोटे वर्ग में उसकी जेब में 2 पैसा डालने की हमारे केंद्र सरकार की योजना है। और हमारे समाज सेवी हैं, बहुत इस ऐसा काम हमने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। समाज सेवी संस्थाएं हैं, NGOs हैं, बिल्कुल कोई भेदभाव के बगैर कोई भोजन देना है, किसी को सूखा अनाज देना है, इतना ज़बरदस्त व्यवस्था महीने से ज़्यादा हो गया। हर शहर में गया नहीं है, यहाँ पर भी है, महेंद्रगढ़ में भी है, भिवानी में है, लोहारू में है, हिसार में है, सरसा में, सब जगह समाज सेवी संस्थाओं ने बीड़ा उठा रखा है कि हमारे हरियाणा के अंदर कोई भूखा ना सोए, भूखे पेट ना सोए, अभाव में कोई ना रहे, उसको खाना भरपेट दिया जा रहा है। और हमारे मुख्यमंत्री जी भी हर रोज़ कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो पीड़ित वर्ग है उसको कोई योगदान दे। और मैं यहाँ मीडिया के माध्यम से अपने व्यापारी भाइयों से, किसान भाइयों से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी इस महायज्ञ में थोड़ी सी आहुति डालें। अपनी फसल का चाहे 1% दें, 2% दें, व्यापारी भी थोड़ी सी अपने कमीशन में से
जो मिले 10% उसको कोरोना फंड में दान दे। हर आदमी का फर्ज बनता है कि इसमें बूंद बूंद से घड़ा भरता है ताकि किसी का अभाव का, किसी का भूखे का पेट रहे। मंत्री जी, एक सवाल और है। अभी चूंकि स्कूलों में एडमिशन का टाइम चल रहा है और मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, स्कूलों की तरफ से लगातार शिकायतें आ रही हैं कि फीस जमा करवानी है, और जिन लोगों के पास इस समय पे कोई आमदनी नहीं है, हमारे जो लोअर मिडिल क्लास है, उनके साथ बड़ी दिक्कत है। उनको लेकर कुछ सरकार क्या कर सकती है? आप अखबार में पढ़ा होगा, शिक्षा विभाग ने सर्कुलर दे दिया है कि इसी वक्त के अंदर कोई भी फीस मांगने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। जब कोरोना के ख़त्म हो जाएगी, लॉकडाउन खुल जाएगा, लोग अपने बैंक पैसे देने की पोजीशन में होंगे, तब वो ट्यूशन फीस दे सकते हैं। ट्रांसपोर्ट की फीस तब भी नहीं ले सकते। तो लगातार एनुअल चार्ज और बहुत सारी फीसों के लिए लोगों के पास मैसेज आ रहे ऐसे हैं। कुछ समस्या आती है, लेकिन हम ऐसी कोई किसी को तंग करता है तो हमारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर को कहें, वो स्कूल वाले को मना करेंगे। कुछ अगर ऐसा पाया जाता है तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल, क्यों नहीं। तो इस वक्त जो है कोई किसी को बाध्य नहीं कर सकता पैसे देने के लिए। हम मान और जो कर्मचारी किसी के संस्था है, उसके पास कर्मचारियों का काम करते थे, मजदूर काम करते थे, काम नहीं है तो भी उनको पैसे देने की उसका प्रावधान किया है कि आप दीजिए। जो छोटी मोटी कंपनी विदाउट ऑन रोल होते हैं, उनकी सैलरियां रोक रखी हैं। तो ये समस्या ऐसी आई है कि इस समस्या के लिए कोई भी तैयार नहीं था। कि कोरोना से एक कदम आगे चल के इसको रोकने की कोशिश की है, और इतना बड़ा 130 करोड़ की आबादी का देश होते हुए आप देखिए कि कंपैरेटिवली दूसरे देशों के मुकाबले में हमारे यहाँ पर काफ़ी हद तक बनते हैं। ये नहीं कि हमने ख़त्म कर दिया, लेकिन हम लड़ाई में लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को जीतेंगे और विदेशों की भी सहायता तरीके से सेफ रह सके। देखिए, हमारा ज़िला अब तक सेफ है। इसका एक तो कारण ये है कि यहाँ के लोग बड़े डिसिप्लिन हैं। दूसरा ये भी कारण है कि ये सूखा इलाका है, और सूखे इलाके में संक्रमण को झेलने की ताकत ज़्यादा होती है। ये मैं समझता हूँ मोटा कारण है कि हमारे यहाँ और विदेशियों का आवागमन कम है। जहाँ तक संबंध है आगे के प्रबंध की, आइसोलेशन ही एक सबसे बड़ा हथियार है। चाहे हमारे लिए कहो, चाहे पूरे देश के लिए कहो, हम आइसोलेशन का पालन करें तो संक्रमण से बच सकेंगे, दूर रह सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी।